हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम बात करने वाले हैं वीर सावरकर जी के बारे में। रिसेंटली राहुल गांधी जी ने जब वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत महाराष्ट्र में गए थे, तो वहां पर उन्होंने जो मर्सी पिटीशंस लिखे थे वीर सावरकर जी ने, उनको दिखाते हुए बोला सावरकर जी ने ब्रिटिश से माफ़ी मांगी और उनसे उन्होंने सहायता मांगी थी ताकि उनको जेल से रिलीज़ किया जा सके। जैसा ही राहुल गांधी ने ऐसा बोला, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल डिबेट चालू हो जाता है। बीजेपी के कुछ नेता यहाँ पर सामने आते हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी विरोध जताया है राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर, और उसके बाद एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हमको डेवलप होते हुए दिखती है इस पूरे इशू पर। तो फ्रेंड्स, आज हम वीर सावरकर जी के बारे में तो बात करेंगे ही, यहाँ पर राहुल गांधी ने क्या बोला, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या प्रतिक्रिया थी, उसको भी हम देखेंगे। साथ में यहाँ पर हम वीर सावरकर जी के जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं राहुल गांधी जी ने यहाँ पर क्या बोला। यहाँ पर उन्होंने लेटर दिखाया जो वीर सावरकर जी ने लिखा था सेल्यूलर जेल, यानी कि जो काला पानी की सजा हुई थी उनको अंडोमान एंड निकोबार में, सेल्यूलर जेल जो है, वहां से उन्होंने लेटर लिखा था। यहाँ पर सावरकर जी ने अंग्रेजों से मदद मांगी। उन्होंने उनको चिट्ठी लिखकर कहा कि सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये लेटर दिखाया राहुल गांधी जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, और ऐसा बोला। यहाँ पर इसको लेकर उन्होंने बोला कि वो कहीं ना कहीं डरे हुए थे, डर के कारण लेटर लिखा गया है, और वो डरते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश साम्राज्य से। राहुल गांधी जी ने यहाँ पर यह भी कहा कि गांधी जी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, वल्लभ भाई पटेल जी हों, यहाँ तक कि भगत सिंह जी हों, ये सबको जेल हुई थी जब ब्रिटिश साम्राज्य इंडिया में रूल करता था। और इनमें से किसी भी लीडर ने कभी भी ब्रिटिशर्स के सामने माफ़ी नहीं मांगी, ना उनसे कोई मदद की उम्मीद रखी। तो यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया। इस मौके पर जहाँ पर वो थे, बिरसा मुंडा जो वहाँ पर ट्राइब है, उनके लीडर की बात कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर बिरसा मुंडा को भी याद करा और उनके सेक्रीफाइस की भी तारीफ करी। इसके बाद हम देखते हैं कि उद्धव ठाकरे जो एक्स चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी के जो स्टेटमेंट्स हैं सावरकर जी पर, वो उनके पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं, वो उनसे एग्री नहीं करते हैं, मगर वो एज एन पॉलिटिशियन राहुल गांधी जो चाहें वो अपने कैपेसिटी में कह सकते हैं। उन्होंने बोला कि उनके फादर और वो खुद सावरकर जी की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आसाम के सीएम, उन्होंने यहाँ पर सीधा निशाना साधा है सावरकर जी के जो रिमार्क दिए हैं यहाँ पर राहुल गांधी ने, और बोला है कि राहुल गांधी जी को एंटी हिंदू बोला गया है, उनको इंडियन के बारे में और इंडियन हिस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा बोला है आसाम के सीएम ने। यहाँ पर पुणे के अंदर आज प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद। पुणे के अंदर जो हेडक्वार्टर है कांग्रेस गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं, उस ऑफिस के सामने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, और बोला कि जो राहुल गांधी ने रिमार्क दिए हैं, उसके बाद एक पोस्टर बना था, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट की गई है राहुल गांधी द्वारा, बीजेपी के लीडर्स का ऐसा कहना है। पुणे में एक आंदोलन भी, एक रैली भी निकाली गई। यहाँ पर तुषार गांधी जी जो महात्मा गांधी जी के ग्रैंड सन है, उन्होंने यहाँ पर राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट का समर्थन किया है, और उन्होंने बोला है कि हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ है। ये जो स्टेटमेंट आया है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट नहीं है, लेटर्स जो हैं ये एकदम ऑथेंटिक लेटर है, ओरिजिनल लेटर्स हैं। सावरकर जी ने ऐसा लिखा था जो राहुल गांधी जी ने यहाँ पर बोला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि पॉलिटिकल डिबेट क्या चल रहा है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री जो है यहाँ पर किस तरह से आगे बढ़ते हुए चल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आखिरकार वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के जीवन के बारे में, आखिरकार उनका जीवन क्या था, ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में कि आज उनको लेकर पॉलिटिकल डिबेट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके जन्म की। तो 28 मई 1883 में उनका जन्म हुआ, नासिक के पास महाराष्ट्र में, ठाकुर गांव में। उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, अभिनव भारत सोसाइटी। इससे पहले मित्र मेला बनाया था 1904 में, जिसके बाद वो अभिनव भारत सोसाइटी बन जाती है। ये महाराष्ट्र में बेस्ड रहती है और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। वो पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। जब इंडिया में थे, उन्होंने फर्गुसन कॉलेज जो लाला लाजपत राय जी ने स्थापना की थी जिसकी, उस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई करी। वहाँ पर भी वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव थे। जब उनकी महज 12 साल की उम्र थी, तब उन्होंने जब देखा इंडिया में हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगे दंगे चल रहे हैं, उस समय भी वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव थे। उसके बाद वो लंदन जाते हैं, वहाँ पर अपने वकालत की पढ़ाई करने। वहाँ पर वो इंडियन हाउस से जुड़ते हैं, इंडियन हाउस से जुड़ते हैं और द फ्री इंडियन सोसाइटी, इन दोनों ग्रुप से वो जुड़ते हैं। इंडियन हाउस फ्रेंड्स, श्यामजी किशन
वर्मा जी ने खोला था इंडियन हाउस, और द फ्री इंडियन सोसाइटी मैडम भिकाजी गामा जी का था। उस तरह से ये पॉलिटिकली एक्टिव लंदन में भी रहते हैं। वहां पर जब लंदन में थे, उसके बाद ये इंडिया जब आए तो बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं हिंदू महासभा के। 1937 से लेकर 1943 तक प्रेसिडेंट रहे हिंदू महासभा के। इन्होंने दो किताबें लिखी, इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं। पहली किताब है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये 1857 के रिवोल्ट पर है किताब, जहां पर उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह देखा 1857 के रिवोल्ट को। एक और किताब लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। ये दो इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इसके अलावा भी काफ़ी किताबें लिखी, काफ़ी लेख लिखे थे सावरकर जी ने। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या उन पर केसेस थे जिसकी वजह से उनको जेल हुई और ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको जेल में भेजा था। वो 1909 में अरेस्ट हुए थे जब वो लंदन में ही थे। वहां पर उन्होंने, जो उस समय इंडिया में मॉन्टे मिनलो रिफॉर्म आए थे 1909 में, उसके खिलाफ वो एक आर्म्ड रेवोल्यूशन प्लान कर रहे थे, ऐसा आरोप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसके तहत उनको इंडिया में डिपोर्ट किया गया और उन पर केस चलाया गया। यहाँ पर 1909 के रिफॉर्म्स में बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और उसको वोट भी कौन देगा, मुस्लिम ही देगा। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट जब लाया गया 1909 में, उसके खिलाफ यहाँ पर वो एक आर्म्ड रेवोल्यूशन प्लॉट कर रहे थे, ऐसा आरोप था। जब वो इंडिया आते हैं तो जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप था इंडियन हाउस, उससे वो जुड़े हुए थे, तो उसको लेकर भी उन पर केस चलाए गए। और फाइनली नासिक के जो कलेक्टर थे जैक्सन, उनको असैसिनेट किया गया था, उनको जान से मार दिया गया था। ये मर्डर केस हुआ था, इसको नासिक कॉन्स्पिरेसी ट्रायल भी बोलते हैं। इस मर्डर के अंदर उनका जो ग्रुप था अभिनव भारत, वो इन्वॉल्व था, ऐसे एलिगेशन लगे थे। इसलिए यहाँ पर सावरकर जी पर भी चार्ज लगाए गए और यहाँ पर उनको जेल हुई थी। उनके अंदर कॉन्स्पिरेसी के चार्ज लगाए गए थे धारा 121 ए के तहत। यहाँ पर उन पर यह भी चार्ज लगाया गया था कि जो इंग्लैंड के उस समय राजा हैं, एम्परर हैं, उनके खिलाफ भी वो कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, उनको भी वो मारना चाहते हैं। ये सब एलिगेशंस लगे थे। तो फाइनली उनको सजा हुई थी, जहां पर उनको 50 साल तक की सजा सुनाई गई थी। 50 साल की सजा सुनाई गई थी, काला पानी की सजा, यानी कि अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल में उनको जाना पड़ेगा। 1911 में वहां पर गए और 10 साल लगभग उस जेल में वो रहे थे। 1921-22 तक इस जेल में वो रहे। उसके बाद उनको रत्नागिरी शिफ्ट कर दिया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को शर्तें रखती है, उसके बाद उनको रिहा करती है और वहां पर उनको रखती है। वहां पर ही उन्होंने जो अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसके बारे में लिखना चालू करा, हु इज हिंदू, उसके बारे में लिखना चालू करा। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार उनकी आइडियोलॉजी थी क्या, क्या उनके विचार थे हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू की। तो उनके हिसाब से उनका जो ये कहना था कि इंडियन सोसाइटी जो है हिंदू सोसाइटी है, प्रिडोमिनेंटली क्या है, हिंदू सोसाइटी है। और इस हिंदू सोसाइटी के अंदर बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म, ये सब मिलकर ही हिंदू सोसाइटी बनाते हैं। इन तीनों धर्मों को उन्होंने अलग धर्म की तरह नहीं देखा, बल्कि एक धर्म माना और हिंदुओं का पार्ट माना। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो हिंदू हैं, ना तो वो आर्यंस हैं, ना तो वो द्रविडियंस हैं। जो कोई भी भारतीय उपमहाद्वीप में रहता है वो हिंदू है। आप इसको आर्यन और द्रविडियन की नज़र से भी नहीं देख सकते। तो हिंदू की डेफिनेशन के मामले में बात करें तो काफ़ी क्लियर थे वो। यहाँ पर उन्होंने बुद्धिस्ट, सिख और जैनिज्म उनको भी इंक्लूड किया। साथ में यहाँ पर वो आर्यन जो प्रोडोमिनेटली नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, द्रविडियन जो अधिकतर साउथ इंडिया में रहते हैं, उनको भी इंक्लूड किया। और जो कोई भी इंडिया में रह रहा है हिस्टोरिकल टाइम से और इंडिया को एक स्पिरिचुअल लैंड मानता है, आध्यात्मिक लैंड मानता है इंडिया को, उन सबको लोगों को यहाँ पर एज अ हिंदू देखते थे सावरकर जी। तो काफ़ी क्लियर डेफिनेशन दी उन्होंने हिंदू की। इसके अलावा वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलते थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी बोलते थे। अनटचेबिलिटी के खिलाफ और कास्ट सिस्टम के खिलाफ उन्होंने काफ़ी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में पार्ट भी लिया। इसी के साथ उनका कहना था वो कंप्लीटली रिलीजियस नहीं थे, एथिज्म की बात भी करते हैं और बोलते हैं कि कोई भी रिलीजन हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस की बात करते थे, साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते थे, रैशनैलिटी की बात करते थे, लॉजिक की बात करते थे। बोलते थे ये तीनों चीज़ें बहुत जरूरी हैं, भले आप किसी भी धर्म का पालन करें, यानी कि हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख या जैन, कोई भी धर्म हो, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट थी
सोशल रिफॉर्म्स के अंदर और रिलीजियस रिफॉर्म के अंदर भी। तो ये उनके विचार थे हिंदू को लेकर। अब हम बात करते हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी की। उसको लेकर उन्होंने क्या बोला, हिंदुत्व राष्ट्र के बारे में उन्होंने क्या बोला। उनका ये कहना था कि इंडिया जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, वो हिमालय से लेकर इंडियन ओशन तक वो पूरा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर जो भी हिंदू रह रहे हैं वो सब क्या है, इसके नागरिक रहेंगे, एज अ सिटीजन रहेंगे। तो बात आती है जो दूसरे धर्म के लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में मुस्लिम के अलावा जूस भी रहते हैं, जोरेस्ट्रियंस भी रहते हैं, और भी धार्मिक धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उनके बारे में क्या विचार थे, तो यहाँ पर उनका कहना था कि हिंदू राष्ट्र तो ये रहेगा, और हिंदू हिंदू राष्ट्र का सिटीजन है या फिर नागरिक है, मगर ये क्या है, नेशन, राष्ट्र यानी कि नेशन था उनके विचारों में। ये हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के लिए है, मगर जो यहाँ पर दूसरे धर्म हो गए, मुस्लिम्स हो गए, जूस हो गए, जोरेस्ट्रियंस हो गए, पारसी, ये सब जो लोग रह रहे हैं, ये रहेंगे नागरिक किसके, स्टेट के। जो इंडियन स्टेट बनेगा उसके नागरिक ये रहेंगे। तो बेसिकली वो स्टेट और नेशन को अलग अलग करके देख रहे थे, स्टेट और नेशन को अलग अलग करके देख रहे थे। यानी कि जब राष्ट्र की बात होगी तो हिंदू उसका मेंबर है, मगर जब इंडिया एज अ स्टेट बनेगा, इंडिया जब एज अ स्टेट बनेगा, एज अ कंट्री बनेगा, तो उसके अंदर हर धर्म का लोग रह सकते हैं और उनको नागरिकों के पूरे हक दिए जाएंगे। उनका बस बेसिक ऑब्जेक्शन ये था कि किसी भी माइनॉरिटी को अलग से प्रिविलेज देने की जरूरत नहीं है, ना किसी हिंदू को अलग से प्रिविलेज दिया जाए, ना किसी मुस्लिम को अलग से प्रिविलेज दिया जाए। प्रिविलेज या किसी को ज़्यादा कंसेशन देने की जरूरत नहीं है, ये बात कही यहाँ पर सावरकर जी ने। तो हिंदुओं के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में बेसिकली देखा जाए तो ये विचार थे, काफ़ी डिटेल्ड विचार थे, उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर, हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि क्या विचार थे उनके हिंदू के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में। आज जो कंट्रोवर्सी उनके बारे में उठी है, इसके बारे में आपके क्या राय है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सावर जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या समझते हैं, इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।